हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ में इतिहास सब्जेक्ट। इतिहास को शुरू करेंगे। इससे पहले हमने भूगोल, बिहार का जितने भूगोल से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो कंप्लीट किया जा चुका है। लगभग 6 से 7 वीडियो कंप्लीट किया गया है। उसे आप बिहार स्पेशल जीके जीएस में प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक करेंगे और वहां से बिहार के भूगोल के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को तैयार करेंगे। ये सभी प्रश्न आपको 66 बीपीएससी, साथ ही बिहार एसएससी और बीपीएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक साथ इतिहास के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसे इस वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियो कुछ 4 से 5 पार्ट्स में आएंगे और साथ ही भूगोल का जो नहीं देखे उसे आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं जो इस बुक से आपको पढ़नी है। विषय सूची के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे प्रमुख है बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, जिनमें हम लोग जानेंगे महाजनपद है, ऐतिहासिक काल है, बौद्ध धर्म, मगध धर्म, ये सभी जो है इस सब के बारे में जानेंगे। साथ ही बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में जानेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद की बिहार, बौद्धिक संपदा, कला संस्कृति, पर्यटन, खेल जगत, शिक्षा, बिहार का भूगोल। बिहार के भूगोल से आपको बता दें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। भौगोलिक स्वरूप, मृदा, जलवायु, वनस्पति, जनसंख्या, नदियां एवं अपवाह, सिंचाई परियोजना, यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई थी। बस 2 और चैप्टर बाकी है, उसका भी जल्द ही वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। साथ ही यहाँ की राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, इसके अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। ये सभी प्रमुख चैप्टर हम लोग जानेंगे। यहाँ की विभूतियों के बारे में समसामयिक और विविध, ये सभी हमें पढ़नी होगी, जो कि 66 बीपीएससी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। आप लोग साथ बने रहेंगे, आपको पूरी तैयारी की जाएगी। ये खत्म होने के बाद आपको क्रॉन बुक्स का भी ऑब्जेक्टिव अपलोड किया जाएगा और 66 बीपीएससी के लिए आप लोग को डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो अपलोड किया गया है, उसे भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखेंगे। अब थोड़ा सा बिहार को अगर राजनैतिक मैप के रूप में देखें तो बिहार कुछ इस प्रकार से एक आयताकार बिहार के रूप में शामिल है, जिसमें उत्तर की ओर आपको नेपाल दिखेंगे, तो पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश और पूरब की ओर पश्चिम बंगाल, साथ ही दक्षिण की ओर झारखंड, जो 2000 ईस्वी में हमसे अलग होकर के बनी थी। कुछ इस प्रकार से हमारे कुछ 38 जिले शामिल हैं, जिसमें हम लोगों ने पश्चिमी और दक्षिणी बिहार से शुरू करके जिलों की संख्या कुल लगभग पूर्णिया, अररिया तक कंप्लीट किया गया है। उसे भी आप लोग जरूर देख लेंगे। आज से हम लोग बात करेंगे बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास में सबसे पहला है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत हम लोग शुरू करेंगे और इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे इस वीडियो में जानेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग आज पहला प्रश्न शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। प्राचीन बिहार की जानकारी का जो मुख्य स्रोत के रूप में हमें मिली है उसमें शामिल है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। इनमें सभी सही है। आपको हर प्रश्न के लिए 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, वहां से आप स्वयं भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, पाटलिपुत्र, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। जानकारी का स्रोत पाटलिपुत्र का सर्वप्रमुख मिलता है भग्नावशेष से, यात्रा वृत्तांत से और धार्मिक ग्रंथ से, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3, बिहार में भौगोलिक अभिलेख प्राप्त हुए। बिहार का जो भौगोलिक अभिलेख प्राप्त हुआ है वो सर्वप्रमुख लौरिया आर्यराज, जो कि चंपारण में शामिल है, लौरिया नंदनगढ़ जो भी चंपारण में है, सहसराम जिसे अभी वर्तमान में सासाराम के नाम से जानी जाती है, और रामपुरवा ये भी चंपारण में स्थित है। इन सभी से हमें बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख
मिलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अशोक का जो लघु शिलालेख प्रथम जो था वो हमें मिलती है सहस्राम यानी सासाराम से। अगला प्रश्न 5, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या? बिहार में जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसकी भाषा प्राकृत भाषा है। अगला प्रश्न 6 नंबर, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि प्रमुख ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? पाटलिपुत्र, सहसराम, लौर्य अरेराज या लौर्य नंदनगढ़। तो बिहार का जो मौर्यकालीन अभिलेख था वो हमें सहसराम से मिले हैं, लौर्य नंदनगढ़ जो चंपारण में है और लौर्य अरेराज से मिले हैं, जबकि पाटलिपुत्र से मौर्यकाल का कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मौर्यकाल का जो अशोक द्वारा बनाए गए 4 गुफा थे, साथ ही एक गुफा उनके पौत्र दशरथ द्वारा जो बनाई गई गुफा थी वह शामिल था, कुछ बराबर में, कुछ पाटलिपुत्र से, कुछ राजगीर से, वही तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मौर्यकालीन जो स्थापत्य था जिसमें आपको पाटलिपुत्र में, कुम्हरार में भी आपको देखने के मिलेंगे, राजगीर में भी मौर्यकाल का शासन था और बराबर पहाड़ी में जो गुफाएं बनाई गई थी अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। गढ़वाल का बिहार में जो आधिपत्य मिलता है खास करके मनेर ताम्रपत्र से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 10वां, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? बिहार में जो तुर्क राजवंश मुख्य रूप से था तुगलक वंश का। तुगलक वंश का राजवंश और अभिलेख हमें बिहार में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान क्षेत्र तिरहुत से संबंधित है। अगला प्रश्न 12 नंबर, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? बिहार आने वाले जो प्रमुख चीनी यात्री थे फाहियान, युआनचांग और इत्सिंग, ये सभी बिहार की यात्रा किए थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 13 नंबर, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। प्रथम विदेशी यात्री सर्वप्रथम मुल्ला तकिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 14, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रांसोन बर्नियन या पीटर मुंडी। बिहार आने वाला जो यूरोपीय यात्रियों में शामिल नहीं था वह था फ्रांसोय बर्निया। अगला प्रश्न 15, बहारिस्तानी गैबी किसकी रचना है? बहारिस्तानी गैबी मुख्य रूप से रचना है मिर्जा नाथन की। अगला प्रश्न 16 नंबर, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मिर्तुल अहवाल जो है मुख्य रूप से मुल्ला बहवानी की रचना है। अगला प्रश्न 17 नंबर, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। मिथिला के स्रोत में जो शामिल है कीर्ति पताका, कीर्तिलता और वर्ण रत्नाकर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 18 नंबर, बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिले हैं। धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष जो हमें देखने को मिलती है वैशाली एवं सोनपुर से यानी चेचर, चिरांद यानी छपरा से और मनेर से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 19 नंबर, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। मौर्यकालीन अभिलेख जो हमें देखने को मिलती है चंपारण में सभी प्रमुख हैं, लौर्य अरेराज, लौर्य नंदनगढ़ और रामपुरवा से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 20 नंबर, बिहार के गया जिले के अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अपसढ़ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें हमें जानकारी मिलता है परवर्ती गुप्त वंश की। अगला प्रश्न 21 नंबर, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त
देववर्णाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर, बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। यहाँ पर जानकारी हमें मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, जो उस समय का शाहपुर, पटना, मंदर, इस समय का बांका से जो जानकारी मिलती है वो हमें परवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलती है। और यह देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम यहाँ पर मिलती है। अगला प्रश्न 22 नंबर, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जो हमें उपयुक्त जानकारी मिलती है उसमें देवपाल के मुंगेर अभिलेख, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 23 नंबर, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। बिहार के लिए प्राचीन साहित्यिक स्रोत के रूप में अथर्ववेद को जाना जाता है। अगला प्रश्न 24 नंबर, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार के में स्थित जो महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है इनमें सर्वप्रमुख है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यह सिर्फ बिहार के महाजनपद नहीं, जो पूरे भारत में जो महाजनपद थे 16 महाजनपद, उनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ही मिलती है। अगला प्रश्न 25 नंबर, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा का जो सराय टीला है इसमें उत्खनन से प्राप्त होने वाली चीज है पाल काल का बौद्ध विहार। अगला प्रश्न 26 नंबर, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। दीघ निकाय से हमें जो जानकारी मिलती है प्रमुख रूप से विनय पिटक और दीर्घ निकाय से, जिसमें शामिल है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 27 नंबर, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। बिहार में जो मुख्य रूप से उत्खननकर्ता के रूप में आए थे वह थे लॉर्ड कनिंघम। अगला प्रश्न 28 नंबर, नालंदा में स्थित बड़ा गांव जो नालंदा महाविहार के नाम से पता चलता है, बड़ा गांव का पता किसने किया था? इसका पता सर्वप्रथम कनिंघम द्वारा किया गया था। यहाँ से 2 अभिलेख मिले थे जिस पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण हुआ करता था। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी है और वही कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। अगला प्रश्न है 29 नंबर, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। कनिंघम ने मुख्य रूप से जो खोज किया था जिसमें केसरिया स्तूप जो चंपारण में स्थित है, लौरिया आर्यराज का अशोक स्तंभ जो भी चंपारण में है, बसाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल जो वैशाली में स्थित है, ये सभी जे कनिंघम द्वारा खोजी गई थी। अगला प्रश्न 30 नंबर, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार से में दिए, यह कहाँ वर्णित है? जो विदेह के राजा जनक थे उन्होंने जो उपहार दिए थे वह हमें बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न 31 नंबर, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। मौर्य अभिलेखों की लिपि जो है वह खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक नहीं, यहाँ से जो प्राप्त अभिलेख है वह ब्राह्मी लिपि में शामिल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? द्विभाषीय अभिलेख के रूप में जो शासक मिला वह था शेर शाह। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 33 नंबर, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? बिहार में अभिलेख जिसके पहला मिला है वह था अकबर। अकबर महान का अभिलेख बिहार में सर्वप्रथम मिला था। अगला प्रश्न 34, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? प्रमुख जो स्रोत है वह है दीर्घ निकाय। अगला प्रश्न 35 नंबर, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की?
सियर उल मुखातरीन की रचना मुख्य रूप से गुलाम हुसैन तबतबाई द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 36 नंबर, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। तो इनमें जो सही सुमेलित है उसमें देखें तो आपको रियाज उस सलातीन ये गुलाम हुसैन सलीम द्वारा, तारीखे शेरशाही अब्बास सरवानी द्वारा, बकियात मुस्ताकी रिजकुल्ला, अफसनाए सहा ये देखने को मिलती है शेख कबीर और बसातीनुल उन्स इख्तिसाम देहलवी। इनके कुछ प्रमुख स्रोत और रचनाकार हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 37 नंबर, मुल्ला बहावहानी यात्री थे। मुल्ला बहावहानी कहाँ के यात्री थे? ये ईरान के यात्री हुआ करते थे और इनके यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है 38, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए जो प्रमुख स्रोत है उनमें फ्रांसिस बुकानन का संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे ऑफ सेटलमेंट रिपोर्ट और फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पोंडेंस सीरीज, इनमें सभी सही है। 39 नंबर प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त जो अशोक और मौर्य काल में बिंदुसार के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके बुक जो अर्थशास्त्र है उसमें जो हमें मिलती है वो राजनैतिक नीतियों के बारे में मिलती है। अगला प्रश्न है 40, अपसढ़ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। जो गया जिसे अपसढ़ के नाम से जाना जाता था, वहां पर मंदिर का भग्नावशेष मिले हैं, वह है रामायण का। फ्रेंड्स, इस प्रकार कुल 40 प्रश्न थे जो हमने इस वीडियो में जाना। साथ ही इसी में हम लोग चलेंगे प्राचीन बिहार में, जिसमें कुछ छोटे छोटे 7 से 10 प्रश्न है, उसे भी इसी वीडियो में हम लोग कलेक्ट करेंगे। बात करेंगे प्राचीन बिहार में पूर्व ऐतिहासिक बिहार का, जिनमें पहला प्रश्न है बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का जो आरंभ काल माना जाता है वह है 40,000 ईस्वी पूर्व। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। बिहार में जो पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें शामिल है कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृदभांड। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न तीसरा, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुई है? आरंभिक साक्ष्य जो हमें देखने को मिलती है वह है मुंगेर एवं नालंदा से। अगला प्रश्न 4 नंबर, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? आदि मानव के उपस्थिति आरंभिक साक्ष्य जो है मुख्य रूप से पूर्व प्रस्तर युग से शामिल है। पांचवा प्रश्न, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। मध्यवर्ती प्रस्तर युग जो हमें देखने को मिलती है वह मुंगेर में मिलती है। अगला प्रश्न 6 नंबर, बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशालिक से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? चेचर एवं चिरांद का जो प्रमुख रूप है यह अवशेष हमें नव प्रस्तर युग का प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न 7वां, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? परवर्ती चरण के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर एवं मनेर सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड, इस प्रकार से कुछ पूर्वकालिक बिहार के बारे में 7 प्रश्न थे वो जाने। साथ ही एक और जान लेते हैं ऐतिहासिक काल का आरंभ। यहाँ पर भी आपको कुछ 7 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐतिहासिक काल का आरंभ में पहला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। आर्यों का आगमन जो माना जाता है वह है लगभग 800 ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है दूसरा, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था।
पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक लोहे का उपयोग था। अगला प्रश्न तीसरा, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन था? महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य के रूप में जाना जाता था मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 4 नंबर, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? आर्यों के आगमन के बारे में बिहार में विदेह राज्य में जो आए थे उसका साक्ष्य प्रमुख रूप से हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। विदेह की जो प्रथम चर्चा थी वह शतपथ ब्राह्मण में ही की गई थी। अगला प्रश्न 5वां, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल मुख्य रूप से मगध रहा है। अगला प्रश्न 6 नंबर, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र उस समय उपनिषद काल में विदेह था। उस समय विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में जाने जाते थे और यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अगला प्रश्न 7वां, अथर्ववेद में ब्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? ब्रात्य शब्द का प्रयोग अर्थवेद में प्रयोग किया गया था मगध के लिए। अर्थवेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन किया गया है, यानी मगध का सर्वप्रथम वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। 8वां प्रश्न, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक काल का जो एक राज्य था वह था विदेह। ऑप्शन डी। वही 9वां प्रश्न, बिहार के भौगोलिक दृष्टि क्षेत्र के चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है? बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा जो है सर्वप्रथम हमें देखने को मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जाना बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ये सभी यहाँ पर संपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद बात करेंगे महाजनपद काल से पहला प्रश्न। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? 16 महाजनपद जिसका वर्णन हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से जानने को मिलती है, उनमें से जो वर्तमान बिहार है उसमें जो कुल प्रमुख महाजनपद हुए वह थे 3। अगला प्रश्न 2 नंबर, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वर्तमान बिहार यानी कि अंग, बज्जी, वत्स और मगध, इनमें जो शामिल नहीं था बिहार में वह था वत्स। अगला प्रश्न 3 नंबर, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? अंग महाजनपद जिन्हें आज हम लोग जानते हैं अंगिका प्रदेश के नाम से या अंग प्रदेश के नाम से, इसकी नाम पर ही अंगिका एक भाषा बनी है जो है भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र को अंग महाजनपद का अंग माना जाता है और यहाँ के प्रमुख भाषा में शामिल है अंगिका। अगला प्रश्न 4 नंबर, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की जो प्रमुख राजधानी थी वह थी चंपा। बुद्ध के समय एक समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में से एक किया जाता था। अगला प्रश्न 5 नंबर, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? बिहार का जो पटना है और गया जिला वह मुख्य रूप से मगध महाजनपद में शामिल था। मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी राजगीर या गिरिवज्र। अगला प्रश्न 6 नंबर, मगध महाजनपद की राजधानी थी। जैसा कि अभी बताया गिरिव्रज या राजगीर जो कि मगध महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न 7 नंबर, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी?
जो मगध जनपद थी जिसकी राजधानी राजगीर और अंग जिसकी राजधानी चंपा, ये दोनों को अलग करने वाली प्रमुख नदी थी वह थी चंपा नदी। अगला प्रश्न 8 नंबर, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? जो बिहार का जो एक महाजनपद था उसमें 8 राज्य शामिल थे और वह प्रमुख महाजनपद था, संघ था बज्जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 9 नंबर, बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह या चेदी? जो बज्जी संघ में सम्मिलित राज्य नहीं थे उनमें चेदी शामिल नहीं था। शेष लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह कुल मिलाकर बज्जी संघ में 8 राज्य शामिल हुआ करते थे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, बज्जी संघ की राजधानी थी। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली हुआ करती थी जो कि लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। अगला प्रश्न 11 नंबर, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? कौन सा महाजनपद में गणतंत्र जो कि वह था बज्जी गणतंत्र? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 12 नंबर, ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यह था वैशाली। विश्व की प्रथम गणतंत्र जो था वह था लिच्छवी की राजधानी वैशाली में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 13 नंबर, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध महाजनपद की जो पहली राजधानी थी वह थी राजगीर, वर्तमान का राजगीर, तत्कालीन गिरिभद्र या राजगिरी। राजगीर जो है वह नालंदा जिला में आती है। अगला प्रश्न 14 नंबर, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। 16 महाजनपद चंपा, नालंदा, वैशाली और अंग, इनमें जो 16 महाजनपद में एक था वह था अंग महाजनपद। अगला प्रश्न 15 नंबर, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? पावापुरी जो राजधानी थी वह थी मल्ल गणराज्य की। यहीं पर भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आगे जानेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो महाजनपद काल से कुछ प्रमुख प्रश्न थे उसे जाने हैं। साथ ही अब आगे जानेंगे इसी वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित जो बिहार से बनने वाले प्रमुख प्रश्न हैं उसके बारे में जानेंगे। बात करेंगे जैन धर्म के पहले प्रश्न की। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न 2 नंबर, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? कुंडग्राम जो है बिहार के वैशाली जिले में स्थित है और इनका जन्म माना जाता है 540 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न 3 नंबर, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। सारनाथ से, विदेह से, बज्जी संघ से या कपिलवस्तु से? महावीर स्वामी के जो पिता हुआ करते थे सिद्धार्थ, वह थे बज्जी संघ से। सिद्धार्थ बज्जी संघ के गणराज कुंडग्राम के ज्ञात सात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख हुआ करते थे। अगला प्रश्न 4 नंबर, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, जिन्हें विदेह दत्ता के नाम से जाना जाता था, त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की, सारनाथ की, विदेह की या अंग की? जो त्रिशला थी उनकी माता वह थी लिच्छवी गणराज की। त्रिशला लिच्छवी गणराज चेटक की बहन हुआ करती थी। अगला प्रश्न 5 नंबर, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश बिहार के नालंदा जिला में स्थित पावापुरी में दिया था। पावापुरी में ही इनके नाम पर जल मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न 6 नंबर, महावीर की मृत्यु या निर्वाण हुई थी वैशाली में, पावापुरी में, विदेह में या राजगीर में?
महावीर स्वामी की मृत्यु बिहार के नालंदा जिला के प्रमुख स्थल पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न 7 नंबर, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीति सर्वप्रथम की गई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु, अशोक या कनिष्क? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला प्रश्न है 9 नंबर, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 10 नंबर, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए। प्रथम बौद्ध संगीति जैन संगीति जो हुई थी पाटलिपुत्र में, उसमें कुछ प्रमुख कार्य हुए थे, जिनमें शामिल है जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध कर दिया गया और जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे 11 नंबर, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर बसु पूज्य की जन्मस्थली थी। जो जैन धर्म के 12वें तीर्थकर हुए बसुपूज, उनकी जन्मस्थली थी चंपा, अंग की राजधानी चंपा में। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जैन धर्म से संबंधित सभी प्रमुख प्रश्नों को जाना। साथ ही इसी वीडियो में हम लोग जान लेते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से भी कुछ प्रमुख प्रश्न हैं, उसे जानेंगे एक साथ ही। बात करेंगे बौद्ध धर्म से। पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। गृह त्याग यानी घर छोड़ने के बाद वह सर्वप्रथम कहाँ गए थे? वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलार कलाम जो हुए उनके प्रथम गुरु हुए। साथ ही गृह त्याग को, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को प्रतीक माना जाता है घोड़ा। अगला प्रश्न 2 नंबर, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण जो मिले थे वह थे बोधगया, जिसे तत्कालीन उरुवेला के नाम से जाना जाता था। बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न 3 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में, ऋज्विग्राम में, कुशीनारा में या सारनाथ में? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार के गया जिले में स्थित बोधगया में, जो कि निरंजना नदी वर्तमान जाना जाता है फल्गु नदी के नाम से, वहीं पर हुई थी। जबकि गौतम बुद्ध ने अपनी पहले उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न 4 नंबर, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंगा, निरंजना, गंडक या सोन? ये निरंजना नदी के किनारे हुई थी और एक पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे वर्तमान में निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 5 नंबर, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? कथन वाइज देखें तो बौद्ध धर्म 2 भागों यानी स्थावीर और महासंगिक के रूप में विभाजित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म 2 भाग यानी हीनयान और महायान संप्रदाय में बटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें इसके सही आंसर के प्रथम बौद्ध संगीति में कार्य की, तो वह था शिक्षाओं का संकलन सूत्र पिटक और विनय पिटक में किए गए। बुद्ध धर्म में कुल 3 पिटक हुए, सूत्र पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, जिनमें 2 पिटकों का संकलन किया गया प्रथम बौद्ध संगीति में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में किया गया था। अगला प्रश्न 6 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इनमें किए गए कार्य क्या थे? दूसरे बौद्ध संगीति जो
वैशाली में हुआ था, उसमें द्वितीय बौद्ध संगीति जो 383 ईस्वी में हुआ था, वहीं पर बौद्ध धर्म दो भाग स्थावीर और महासंघी के रूप में विभाजित हुए। और यह दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में। अगला प्रश्न 7 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तीसरे बौद्ध संगीति में जो किया गया था वह प्रमुख था कठोर नियम बनाए गए और अभिधम्म पीटन का संकलन हुआ। अभिधम्म पीटन का संकलन तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन जो पाटलिपुत्र में किया गया था, वहां पर 251 ईस्वी पूर्व में की गई, जबकि सूत पिटक और विनय पिटक को हमने जाना पहली बौद्ध संगीति में की गई थी। अगला प्रश्न 8 नंबर, निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? बोधगया, राजगीर, वैशाली या उपयुक्त सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बोधगया, राजगीर और वैशाली सभी से। अगला प्रश्न है 9 नंबर, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों को भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, उपयुक्त सभी। जो महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण का बात किए, उनमें बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह सभी शामिल थे। अगला प्रश्न 10 नंबर, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां महाबोधि मंदिर जो बनाया गया था वह गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और इसी महाबोधि मंदिर और बोधगया जो निरंजना नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान गया जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 11 नंबर, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। सारिपुत्र जो थे एक प्रसिद्ध बौद्ध थे, उनका जन्म नालंदा में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मगध साम्राज्य से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न, मगध राज्य की राजधानी आरंभिक राजधानी थी। मगध की आरंभिक राजधानी थी गिरिब्रज या राजगीर या राजगिरी। राजगिरी जो है यह राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई है। तीसरा प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। मगध का और पुराणों के अनुसार जो मगध का प्रथम राजवंश था वह थी बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ राजवंश जो है जरासंध के पिता बृहद्रथ ने आरंभ किया था। आगे चौथा प्रश्न, मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का संस्थापक माना जाता है बृहद्रथ तथा जरासंध। पांचवा प्रश्न, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हुआ बिंबिसार, और बिंबिसार का शासनकाल था 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक। छठा प्रश्न, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार और अजातशत्रु का संबंध था हर्यक वंश से। बिंबिसार को श्रोणिक तथा अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता था, और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का एक मित्र भी हुआ करता था। हर्यक वंश को प्रीतहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार को मार करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा और अजातशत्रु को मार करके उसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा था। आगे सातवां प्रश्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष माना जाता है बिंबिसार के शासनकाल से, यानी कि हर्यक वंश से। अगला प्रश्न 8 नंबर, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? बिंबिसार जो है वह पंजाब की जो खेमा थी उससे, चेलना जो वज्जी की थी और कोसला देवी, इन सभी से वह विवाह संबंध करके अपना साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया था। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। कौशल की देवी कौशल से खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। नौवां प्रश्न, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने जीता था अंगराज को। 10वां प्रश्न, हर्यक वंश का दूसरा शासक था। हर्यक वंश का दूसरा शासक हुआ अजातशत्रु,
अजातशत्रु का काल था 493 से 461 ईसा पूर्व और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था। 11वां प्रश्न, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? यह की गई थी अजातशत्रु के द्वारा। 12वां प्रश्न, बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था? यह था बज्जी संघ के लिच्छवियों को समाप्त करने वाला अजातशत्रु। 13वां प्रश्न, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? आम्रपाली का संबंध था वैशाली से। अगला प्रश्न 14 नंबर, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग अजातशत्रु ने सर्वप्रथम किया था लिच्छवी गणराज्य के खिलाफ। 15वां प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? यह हुई थी ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। 16वां प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी उदयीन द्वारा। अजातशत्रु के बाद उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा और उसे उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है और उदयीन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। 17वां प्रश्न, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र उदयीन ने बनाया था। 18वां प्रश्न, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। आगे 19वां प्रश्न, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? हर्यक वंश के बाद हुई थी शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने ही सर्वप्रथम हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। 20वां प्रश्न, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज या राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? यह था शिशुनाग। शिशुनाग ने राजगीर और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। इसने पहले राजगीर से शिशुनाग गया, वैशाली गया और वैशाली से पुनः राजगीर, दोनों जगह पे अपनी राजधानी को बनाकर रखा। 21वां प्रश्न, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? यह था कालाशोक। कालाशोक जिसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, क्योंकि ये शिशुनाग जो था इसने राजगीर से वैशाली को राजधानी बनाया था। तब कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई और परमानेंट राजधानी फिर से पाटलिपुत्र ही कहलाई। कालाशोक को काकवर्ण की उपाधि से भी जाना जाता है। 22वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। पहला जो हुआ था अजातशत्रु के काल में 483 ईस्वी के पूर्व में हुई थी। कुल 3 बौद्ध संगीति हुई थी, जिनमें पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक ने किया था। 23वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी वैशाली में और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में और यह हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में और यह वैशाली में की गई, जिसके अध्यक्ष थे सवाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला है 24वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता सवा कमीर या सवा कामी द्वारा की गई थी। 25वां प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक था? नंद वंश का संस्थापक माना जाता है महापद्मनंद। झा एवं श्रीमाली की जो पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को प्राप्त बताया गया है। 26वां प्रश्न, मगध के किस शासक को कली का अंश या परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व क्षत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा जाता है? यह सभी उपाधि धारण की थी महापद्मनंद। एक छत्र एक राट की उपाधि भी महापद्मनंद को जाता है। यह नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। 27वां प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक हुआ धनानंद।
आगे 28वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के काल में हुई थी और यह हुई थी राजगृह में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। 29वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर या गिरिब्रज में। 30वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था किसने? कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था पद्मनंद ने। 32वां, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन माना जाता है धनानंद। धनानंद के समय ही मगध पर शासक था, मगध पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? पाटलिपुत्र को बसाने का काम किया था उदयन। पाटलिपुत्र जो है वह गंगा और सोन के किनारे बसा हुआ है। 34वां प्रश्न, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? यह किया था वैशाली के वृज्जियों के विरुद्ध। तो ये था हमारा मगध साम्राज्य। अब हम लोग जानेंगे इसी में मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी अन्य तथ्य को और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को जानते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तीसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से। चौथा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई 320 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। पांचवा प्रश्न, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। छठा प्रश्न, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था कब? 311 ईस्वी पूर्व, 315 ईस्वी, 320 ईस्वी पूर्व या 305 ईस्वी पूर्व। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था 315 ईस्वी पूर्व में और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। सातवां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? यह सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज 315 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। आठवां प्रश्न, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? यह थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में और इसी 12 वर्ष के काल में ही जो जैन धर्म था वह 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसमें भद्रबाहु और स्थूलभद्र थे। जो भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ मगध को छोड़ करके कर्नाटक चले गए थे और 12 वर्षों बाद जब वह लौट करके आते हैं तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु में मतभेद होती है, तब जा करके जैन धर्म जो है वह 2 भागों में बढ़ती है, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे 9वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। 10वां प्रश्न, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। सही आंसर ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इंडिका। इंडिका लिखी गई थी मेगास्थनीज द्वारा। 12वां प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद या घनानंद, कहीं कहीं पे दोनों लिखी हुई मिलती है, घनानंद कहीं पे मिलता है, कहीं पे धनानंद मिलता है। तो घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। 13वां प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। 14वां प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य और कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त। साथ ही याद रखेंगे अर्थशास्त्र जो है वह अर्थशास्त्र से नहीं, इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, यह संबंधित है पॉलिटी से, राजनीति से यह संबंधित है अर्थशास्त्र पुस्तक। 15वां प्रश्न,
पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलती है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। 16वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बना था बिंदुसार। 17वां प्रश्न, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? पिंगलवत्स रहता था बिंदुसार के शासनकाल में। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह महान राजा बनेगा। 18वां प्रश्न, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है किस शिलालेख में? अशोक का जो अपने पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था यह मिलती है शिलालेख 13वां शिलालेख में मिलती है। 19वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का शासनकाल था तृतीय बौद्ध संगीति का काल था बिंदुसार का। बिंदुसार ने अशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी 255 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस और स्थान था पाटलिपुत्र। माफ करेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न 20 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस। 21वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। 22वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व में। कहीं कहीं पर 251 है तो कहीं कहीं पर 255 ईस्वी पूर्व भी है, इसे ध्यान रखेंगे। 255 ईस्वी पूर्व या 251 ईस्वी पूर्व, इसे ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे। आगे है 23 नंबर प्रश्न, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया? कलिंग पर विजय प्राप्त किया था अशोक ने और इसका वर्णन मिलता है उसके 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न 24 नंबर, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति की घोषणा करने वाला अशोक कलिंग युद्ध में उसने अपने मन को बदला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और इसका वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। आगे 25वां अशोक का धम्म था। अशोक का धम्म जाना जाता है नैतिक आचार संहिता के नाम से। 26वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। 27वां प्रश्न, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? सर्वप्रथम वह बोध गया को गया था। अगला प्रश्न 28 नंबर, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में वह बोध गया को गया था। आगे साथ ही अगर देखें तो 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष में वह निगाली सागर गया था। निगाली सागर वह 12वें वर्ष में और 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी को गया था। आगे 29 नंबर, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? स्तंभ लेख जो है यह चंपारण से प्राप्त हुई है। 30वां प्रश्न, बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। जिनमें वो नहीं है वह है रूममिंदेई, अन्य सभी लौरिया रेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा जो कि चंपारण में स्थित है, यह सभी अशोक के शिलालेख हैं। आगे 31वां प्रश्न, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। प्राची प्रदेश की राजधानी जो थी वह थी पाटलिपुत्र और अशोक के समय मौर्य साम्राज्य जो था वह 5 प्रांतों में वर्णित था। अगर 5 प्रांत की बात करें तो पहला था उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दूसरा था अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, तीसरा था कलिंग की राजधानी तोसली, चौथा था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी और 5वां था प्राची या पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ध्यान रखेंगे इसे
कुल 5 प्रांतों में थी: उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और प्रासी या पूर्वी प्रांत। 32वां प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। 33वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कहाँ? कुम्हरार, पटना में। कुम्हरार में 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। 34वां प्रश्न, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकता है? यह कथन है एरियन का। 35वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान ने। 36वां प्रश्न, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने। और ये 4 गुफा थे: सुदामा, विश्व झोपड़ी, चोपड़ और कर्ण। जबकि एक और गुफा की निर्माण की गई थी अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा। आगे 37 नंबर, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने किया था? गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने, जो कि अशोक का पुत्र नहीं पौत्र था। उसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। 38वां प्रश्न, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है दीदारगंज, पटना से और इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। 39वां प्रश्न, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर, पटना से जैन तीर्थकर की मूर्तियां प्राप्त हुई है। 40वां प्रश्न, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है किसने? मेगास्थनीज ने। 41वां प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 42वां प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। 43वां प्रश्न, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिसे टॉलमी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? जो फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय आया था वह आया था बिंदुसार के शासनकाल में, जो कि डियानिसियस का राजदूत था। 44वां प्रश्न, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस या पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? यह था स्ट्रैबो। स्ट्रैबो को पॉलीब्रोथस कहा जाता था। 45वां प्रश्न, यूनानी दूत डिमोल्फकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? बिंदुसार के शासक में। 46वां प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह था भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। 47वां प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। और बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक और उसके पौत्र दशरथ, दोनों ने मिलकर। 48वां प्रश्न, अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, जहाँ पर तीसरे बौद्ध संगीति की आयोजन किया गया था। 49वां प्रश्न, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज की, और यह वर्णन मिलती है उसकी पुस्तक इंडिका में। 50वां प्रश्न, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत थी, सही है। करों का बोझ अधिक था, सही है। प्रशासन तंत्र कठोर था, यह भी सही है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 51 नंबर प्रश्न, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? अशोक के बारे में बात करें तो उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, यह भी सही है। उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए, यह भी सही है। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही। 52 नंबर प्रश्न, देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया?
अशोक ने। 53 नंबर, धम्म महामाद के कार्य क्या थे? धम्म महामाद के कार्य होते थे धम्म नीति या क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच दान वितरण करना और जन कल्याण के उपाय करना। यह सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन प्रशासन में राजयुग कौन था? राजयुग के नाम से जाना जाता था, राजयुग के नाम से जाने जाता था, वह होती थी साम्राज्य में न्याय करने वाला अधिकारी। यहाँ पर जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। साम्राज्य में जो न्याय का अधिकार करता था वह कहलाता था रज्जुक या राजयुग। 55वां प्रश्न, मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वान में जो नाम आता है वह है 1, 2 और 3 यानी कि कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष। सही आंसर ऑप्शन डी। 56 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं और राजगीर की सोन भंडार गुफा। इनमें सही आंसर जो है वह है 1, 2 और 3 यानी पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफा। यह जो है मौर्य काल से संबंधित है। 57 नंबर प्रश्न, अशोक की धाम नीति की जानकारी मिलती है? अशोक की धाम नीति की जानकारी यह मिलती है द्वितीय स्तंभलेख में, 7वें शिलालेख में और द्वादश शिलालेख में, यानी कि दूसरा स्तंभलेख, 7वां और 12वें शिलालेख में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर प्रश्न, बिहार के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? नवम शिलालेख में दान और धम्म दान के रूप में अंतर बताई गई है 9वां शिलालेख में। 59 नंबर प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, आर्थिक संकट या प्रांतीय विद्रोह। शामिल नहीं है वह है आर्थिक संकट। इस प्रकार हमारा मौर्य साम्राज्य भी खत्म हुआ। अब इसी में हम लोग बात करेंगे, एक छोटी सी टॉपिक है, इसमें 10 से 15 प्रश्न होंगे मौर्योत्तर बिहार को। मौर्योत्तर बिहार को हम लोग इसी में कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मौर्य वंश के बाद शासक बना शुंग वंश की शासक हुई। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा। दूसरा प्रश्न, शुंग वंश का संस्थापक था? शुंग वंश का संस्थापक हुआ पुष्यमित्र शुंग और इसका काल था 185 से 149 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा प्रश्न, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? वह है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रमण व्यवहार किया। चौथा प्रश्न, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? यवन डेमेट्रियस का आक्रमण हुई थी शुंग वंश के शासनकाल में। पांचवा प्रश्न, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था कब? 185 ईस्वी पूर्व में, जब शासक था पुष्यमित्र शुंग। छठा प्रश्न, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। सातवां प्रश्न, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? शुंग के बाद आया कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक थे वसुदेव। कण्व वंश का शासन रहा 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक। आठवां प्रश्न, कण्व वंश का संस्थापक था वह था वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध पर कण्व वंश की स्थापना की। नौवां प्रश्न, कण्व वंश की सत्ता समाप्त की किसने? आंध्र सातवाहनों ने। अगला प्रश्न 10वां नंबर, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? कण्व वंश के बाद पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए मित्र वंश का शासन था। 11वां प्रश्न, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस शासन स्थान से प्राप्त होते हैं? यह है बोधगया से। 12वां प्रश्न, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष को। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वह यहाँ के से अवशेष
अश्वघोष, योद्ध तथा भिक्षापात तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। अगला प्रश्न 13 नंबर, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम कौन सा है? मगध पर जो शासन किया सबसे पहला हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, तब नंद, तब मौर्य, तब शुंग, तब कण्व वंश। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 14 प्रश्न, शुंग वंश की राजधानी थी। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। 15वां, कण्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। 16वां प्रश्न, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था कब? पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में खारवेल ने आक्रमण किया था। 17वां प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? अंग एवं मगध से। उपहारों में जीन की प्रतिमा तथा पद चिन्ह भी शामिल था। 18वां प्रश्न, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा किसका? लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का भी नियंत्रण हो गया था। 19वां प्रश्न, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के काल में। 20वां प्रश्न, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? वह था कनिष्क। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा मौर्योत्तर काल का बिहार भी समाप्त हुआ और आगे है गुप्तकालीन बिहार। जो गुप्तकालीन बिहार और गुप्तकालीन बिहार का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था इलाहाबाद में, बनारस में, कन्नौज में, पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। आप लोग भी आंसर करते चलेंगे, पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। आप अपना आंसर वहां पर लिखेंगे, कितने करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए। लास्ट में हमें आप कमेंट्स करके बताएंगे टोटल स्कोर्स। दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। चंद्रगुप्त जो पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक करवाया था और उसी समय गुप्त वंश की स्थापना हुई थी 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 3 नंबर, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या बिंबिसार। वैशाली के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने वाला व्यक्ति था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है 4 नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी कहाँ? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की 320 ईस्वी में पाटलिपुत्र में, और उस समय 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत को भी प्रचलित किया था। अगला प्रश्न है 5 नंबर, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त। 6ठा प्रश्न है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है? गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। 7वां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी है वह है पाटलिपुत्र। 8वां प्रश्न, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? गया में जो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन था उसने समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी। 9वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई थी, यानी गुप्त में। सही आंसर ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमार गुप्त। सही आंसर ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न, बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में,
हर्यक वंश के शासनकाल में। महाबोधि मंदिर बोधगया में गुप्त काल में स्थित हुई थी। 12वां प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? चीनी यात्री जो था फाहियान, वह पाटलिपुत्र में कुल 3 सालों तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्रदान करना था। 13वां प्रश्न, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का जो संबंध था वह है पाटलिपुत्र से। 14वां प्रश्न, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? पटना, सारण, भागलपुर, शाहाबाद। गुप्त काल की जो कार्तिकेय की मूर्ति है यह शाहाबाद से प्राप्त हुई है। 15वां प्रश्न, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से? बुद्धदेव की मूर्ति प्राप्त हुई है हमें सुल्तानगंज से। 16वां प्रश्न, बिहार के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, यह किस काल के है? यह है गुप्त काल का। 17वां प्रश्न, राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? राजगिर में स्थित जो जरासंध की बैठक है यह बनाई गई थी गुप्त काल में। 18वां प्रश्न, तीरभुक्ति आधुनिक जो दरभंगा है का राज्यपाल कौन था? गोविंद गुप्त, घटोत्कच गुप्त, चिरादत्त या पर्णदत्त? तीरभुक्ति का जो राज्यपाल था वह था गोविंद गुप्त और यह चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। 19वां प्रश्न, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था? नालंदा। 20वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए और इसकी स्थापना की थी गुप्त काल में कुमार गुप्त ने। 21वां प्रश्न, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान। 22वां प्रश्न, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। यह वर्णन की है फाहियान ने। 23वां प्रश्न, गुप्त संवत का आरंभ होता है? गुप्त संवत की आरंभ काल जो है वह है 320 ईस्वी में। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है गुप्त शासक समुद्रगुप्त। 25वां प्रश्न, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय यह की थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। 26वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? हरिसेन। 27वां प्रश्न, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? सफल सैनिक अभियान की गई थी समुद्रगुप्त द्वारा। 28वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? प्रयाग प्रशस्ति में जो चर्चा है वह है समुद्रगुप्त की। 29वां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? हुनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, कमजोर शासक, आर्थिक संकट। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण है हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक। सही आंसर ऑप्शन सी। 30वां प्रश्न, मगध का मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? मिहिर कुल का आक्रमण हुई थी नरसिंह गुप्त के शासनकाल में।
31वां प्रश्न, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान कौन कौन थे? बराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, पाणिनि। इनमें जो थे स्वर्णिम युग में योगदान देने वाले वह थे बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आगे हम लोग जानेंगे मगध के परवर्ती गुप्त शासक। मगध के बाद के जो आए गुप्त शासक वह। पहला प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक था। मगध के समानांतर जो शासक थे गुप्त, वह है कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। दूसरा प्रश्न है, मगध के किस परिवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? मौखरी शासक को पराजित करने वाला गुप्त वंशीय शासक था कुमारगुप्त तृतीय। तीसरा प्रश्न है, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? मगध के अधिकांश भाग को जीतने वाला था दामोदर गुप्त और इसने मौखरी शासक को हराया था। चौथा प्रश्न, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि माधव गुप्त को। पांचवा प्रश्न, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने? तिब्बत की संप्रभुता को स्थापित किया था आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। छठा प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था आदित्य सेन द्वारा। सातवां प्रश्न, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था वह है जीवित गुप्त द्वितीय। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। आठवां प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है कृष्णगुप्त को, और यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। नौवां प्रश्न, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित करें। हर्षगुप्त का जो संबंध है वह है वीर योद्धा, उसके उपाधि है वीर योद्धा। कुमारगुप्त की उपाधि है महाराजा धीराज। जीवित गुप्त की उपाधि है राजाओं में सिरमौर यानी 36 चूड़ामणि। आदित्य सेन की उपाधि है परम भट्टारक महाराजा धीराज। सही आंसर ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? यह है जीवित गुप्त। 11वां प्रश्न, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था कौन? हर्षवर्धन के बाद आदित्य सेन ने एक विस्तृत साम्राज्य को स्थापित किया था। 12वां प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की? आदित्य सेन के समय में। 13वां प्रश्न, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है। मगध के परवर्ती गुप्त शासक का जो क्रम है वह है कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त और आदित्य सेन। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला चैप्टर है हमारा गुप्तोत्तर युग और बिहार।
इसको हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे और आज इसे खत्म करेंगे प्राचीन बिहार को। गुप्तोत्तर युग और बिहार का पहला प्रश्न है, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया लगभग। इत सिंह का भ्रमण था 673 ईस्वी में। इत सिंह ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरा प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय। आप देख सकते हैं यह सभी प्रश्न जो है पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चौथा प्रश्न, ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी। पाटलिपुत्र की यात्रा की थी सन 635 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था। महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था वह था बंगाल का शासक शशांक, जो कि एक क्रूर एवं धर्मांध था। अगला चैप्टर है हमारा पाल कालीन बिहार, पाल काल से संबंधित बिहार। पहला प्रश्न है, धर्मपाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक वह है गोपाल, जिसने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने और उसका शासनकाल रहा 770 से 810 ईस्वी तक। तीसरा प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था। यह की गई थी पाल वंश के द्वारा। चौथा प्रश्न, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। नालंदा, पटना, गया या भागलपुर। आधुनिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह भागलपुर जिला में स्थित है और यह भागलपुर के पाथरघाट में स्थित है। पांचवा प्रश्न, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान दिया था हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। छठा प्रश्न, मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था। मुंगेर को राजधानी बनाने वाला पाल शासक रहा देवपाल। सातवां प्रश्न, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। पाल शासक द्वारा महायान धर्म को विशेष प्रोत्साहन दी गई थी। आठवां प्रश्न, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। देवपाल के शासनकाल में, और इसके लिए देवपाल ने 5 गांव को दान के रूप में दिया था। नौवां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दिया। धर्मपाल ने। 10वां प्रश्न, किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना गोपाल ने की थी। 11वां प्रश्न, किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। पाल युग में। 12वां प्रश्न, बिहार के पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी किसकी। यह निर्णायक देन थी धीमन एवं विट्ठपाल की। 13वां प्रश्न है, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठलपाल कहाँ के निवासी थे।
धीमन और विट्ठलपाल निवासी थे नालंदा के, और धीमन जो है धीमन का पुत्र विट्ठलपाल था। 14वां प्रश्न, पालकालीन कांस मूर्तियां सांचे में ढाली गई है, इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से? यह है नालंदा और कुकरीहार गया से। 15वां प्रश्न, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठलपाल समकालीन थे। धीमन और विट्ठलपाल समकालीन थे धर्मपाल और देवपाल के। 16वां प्रश्न, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? प्रज्ञा परमित, पंचरक्ष यह संबंधित है पाल युग से। 17वां प्रश्न, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? भित्ति चित्र रूप जो कि पाल काल में प्रचलित थी, यह प्राप्त हुई नालंदा से। 18वां प्रश्न, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे कहाँ से? पाटलिपुत्र से। 19वां प्रश्न, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था किसको? श्रीनगर भुक्ति के नाम से जानी जाती थी मगध को, और संभवतः यह अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे। 20वां प्रश्न, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? विदेशी विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल का निर्माण करवाया था देवपाल ने के अनुमति से बलदेव पुत्र नालंदा में। अगला चैप्टर हमारा मिथिला के कर्नाट वंश। मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में जाने तो पहली प्रश्न है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? कर्नाट राज्य का उदय किया गया था रामपाल द्वारा। दूसरा प्रश्न, मिथिला का तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था। मिथिला या तिरहुत के जो कर्नाट राज्य का संस्थापक था वह था नन्यदेव। तीसरा प्रश्न, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। चौथा प्रश्न, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। सही आंसर ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ कब? पूर्णतः अंत हुई 1378 ईस्वी तक। छठा प्रश्न, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? पंजी प्रबंध का विकास हुआ था कर्नाट शासक के समय। सातवां प्रश्न, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था किस ईस्वी में? तिब्बती इतिहासकार जो था धर्मस्वामी, यह आया था 1234 ईस्वी में। आठवां प्रश्न, बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव का। नौवां प्रश्न, तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तुगरिल तुगल का जो आक्रमण का चर्चा करने वाला यात्री था वह था लामा तारानाथ और धर्मा स्वामी और मुल्ला तकिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी, बी एवं सी दोनों, धर्मा स्वामी और मुल्ला तकिया। 10वां प्रश्न, तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? कर्नाट राज्य का शासक था राम सिंह देव। 11वां प्रश्न, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? महान समाज सुधारक था हरि सिंह देव। 12वां प्रश्न, पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? यह हुई थी हरि सिंह देव के समय। सही आंसर ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा आज कंप्लीट हो गया प्राचीन बिहार।
प्राचीन बिहार से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इम्तियाज अहमद सर की बुक बिहार ऑब्जेक्टिव से, जो बिहार वस्तुनिष्ठ है, बिहार एक परिचय से, उसे हम लोगों ने आज कंप्लीट किया प्राचीन बिहार को। वीडियो आपको कैसे लगे यह हमें ज़रूर कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट इसके क्या होने चाहिए यह हमें कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पे हमारे द्वारा दी गई वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर कर लेंगे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको पिछले सभी वीडियोज और के पीडीएफ और अन्य सभी इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशंस हैं वह आपको मिलता रहे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।